Good morning, dear student. I am Ruhi Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Faculty of Education, Jamia Millia Islamia. Let's learn Mathematics Pedagogy की सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज की। आइए देखते हैं कि ये दोनों स्ट्रैटेजीज होती क्या हैं। एक एक करके देखते हैं। बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग दोनों ही एक ग्रुप वर्क में काम करने के तरीके हैं, जिसमें हम एक कॉमन गोल की तरफ लेकर जाते हैं बच्चों को। एक कॉमन गोल अचीव करना होता है ग्रुप वर्क के थ्रू, दोनों ही स्ट्रैटेजीज के अंदर। लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, लर्नर्स जो हैं, वो खुद प्लान करते हैं और ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप वर्क को खुद प्लान करते हैं, खुद मैनेज करते हैं अपने आप, और वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कैसे उस टास्क को, उस काम को किया जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है और इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलंटरी होता है। स्टूडेंट इसमें ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना। सबके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो इसको ज्वाइन करें। अपने ग्रुप्स बनाते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी वॉलंटियर करते हैं पार्टिसिपेशन को अपना, और वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि इस टास्क को हम कैसे पूरा करें, इस काम को हम कैसे करें। जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर डिवाइड करता है क्लास को ग्रुप्स में। ग्रुप्स वहाँ पे भी बन रहे हैं कोलैबोरेटिव में भी और कोऑपरेटिव में भी। कोलैबोरेटिव में वो लोग खुद बना रहे हैं अपने ग्रुप्स। कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर क्लास को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करता है और वो हर ग्रुप को, हर बच्चे को एक स्पेसिफिक रोल देता है, एक स्पेसिफिक टास्क देता है, असाइन करता है, और ये एक तरह से टीचर स्ट्रक्चर्ड होता है। कोलैबोरेटिव स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि वो लोग खुद बना रहे हैं, खुद डिसाइड कर रहे हैं कैसे काम करना है। यहाँ टीचर क्लास ग्रुप्स बना रहा है, टीचर स्पेसिफिक रोल दे रहा है बच्चे को, इसलिए ये टीचर स्ट्रक्चर्ड मेथड है। और इसमें क्लास के सभी बच्चों के लिए पार्टिसिपेशन जो है वो कंपलसरी होता है, जबकि कोलैबोरेटिव में कंपलसरी नहीं होता। बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से अपने वॉलंटियर करते हैं, जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वॉलंटियर करते हैं। जबकि यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे, ये कंपलसरी होता है सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन इसके साथ साथ कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये एक बहुत सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यानी कि सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट, सारे लर्नर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब हम ग्रुप बनाते हैं, स्मॉल टीम्स बनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें जो स्टूडेंट्स हों वो डिफरेंट एबिलिटीज़ के हों। क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो जब हम टीम्स बनाते हैं तो उन टीम्स के अंदर भी ये ध्यान रखते हैं कि उसमें तीनों तरह के बच्चे हों, अबव एवरेज भी बच्चे हों, लो एवरेज भी बच्चे हों और एवरेज बच्चे भी हों, डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे हों उसमें। और हर टीम का हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको समझने के लिए, उसकी अपनी लर्निंग के लिए हर बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है। न सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि वो इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि दूसरे बच्चे जो हैं, क्लास के जो दूसरे टीममेट्स हैं, वो भी सीखें। तो इस तरह से एक एटमॉस्फेयर ऑफ अचीवमेंट क्रिएट हो जाता है क्लास के अंदर, क्योंकि हर ग्रुप का हर बच्चे की लर्निंग हो रही है, हर बच्चा एक दूसरे को सिखा रहा है, कोऑपरेट कर रहा है ना। और बच्चे जो हैं पूरी असाइनमेंट पर अपना उस वक्त तक काम करते हैं, उस वक्त तक एक दूसरे से बात करते हैं, समझाते हैं, जब तक वो उस पूरे कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली समझ ना लें और उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट ना कर लें। अब सवाल ये है कि हम कोऑपरेटिव लर्निंग को क्यों यूज़ करते हैं, वाई यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग की जो टेक्निक है ये स्टूडेंट्स की लर्निंग और एकेडमिक अचीवमेंट को प्रमोट करती है। और ये साथ ही साथ जब प्रमोट हो रहा है, हर बच्चा इसमें सीख रहा है, तो बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है, और उनका जो स्टूडेंट्स का जो रिटेंशन होता है वो बढ़ता है। बच्चे ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, समझते हैं, उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो इन्हांस होता है, और क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू पढ़ रहे हैं।
और साथ ही साथ क्योंकि इसमें डिस्कशन बहुत होता है, बात बहुत होती है, हम एक दूसरे को समझाते हैं, हर बच्चा एक दूसरे को समझा रहा है, तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं बच्चे की। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव रेस रिलेशन का जो है वो प्रमोट करने में मदद करता है ये। साथ ही साथ बच्चे, क्योंकि ये ग्रुप में काम करते हैं और हर बच्चा दूसरे सिर्फ अपने ही लर्निंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बाकी ग्रुप मेट जो जो बाकी बच्चे हैं, टीम मेट्स जो हैं, उनकी लर्निंग के लिए भी वो जिम्मेदार है। तो इसलिए एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, तो एक तरह से सोशल स्किल्स बच्चे के यहाँ डेवलप होती हैं। और साथ ही साथ जब अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं, ग्रुप के साथ काम करते हैं, क्लासमेट्स के साथ, तो ऑफ कोर्स उनमें दोस्ती होती है, उन्हें स्कूल अच्छा लगता है, अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, साथी अच्छे लगते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये बहुत इजी मेथड है अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये इसमें कुछ ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। अब काम बात यह है कि हाउ डज इट वर्क, और क्लास एक्टिविटीज दैट यूज द कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, कौन से तरीकों की मदद से पढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज है थिंक पेयर शेयर। इसके अंदर जैसे नाम ही से थिंक पेयर शेयर, तो 3 स्टेप्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर में। पहले स्टेप में अगर कोई बात की जा रही है, कोई सवाल दिया जा रहा है, तो उस पर बच्चे खुद साइलेंटली अपने आप सोचें। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर बच्चे अपने जो थॉट्स हैं, जो कुछ उन्होंने सोचा है, वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, अपने पेयर के साथ, जो उन्होंने अपने ग्रुप में 1-2 पेयर बनाए हैं, उस बच्चों के साथ, अपने ग्रुप के, उनके साथ वो शेयर करें अपना। और तीसरे स्टेप में वो अपने रिस्पॉन्सेस को, जो हर पेयर जो क्योंकि अलग अलग पेयर्स बने होंगे, अलग अलग ग्रुप्स बने होंगे, उन अलग अलग टीम्स के साथ वो पूरी क्लास में, पूरे ग्रुप में उसमें शेयर करें। तो थिंक पेयर शेयर, पहले अपने आप सोचा, फिर अपने पेयर वाले को बताया, उससे बात की, फिर ग्रुप वालों को बताया, फिर पूरी क्लास को बताया, दूसरी टीम्स के साथ बताया। तो एक तरह से एक पूरा लर्निंग का एनवायरनमेंट सा क्रिएट हो जाता है। दूसरा मेथड है, एक और एक्टिविटी हम कर सकते हैं, 3 मिनट रिव्यू। इसके अंदर क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके बाद पढ़ाते हुए कहीं पर भी एक जगह रुक जाएंगे और बच्चों थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 मिनट्स रुके और उन्होंने कहा जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, आपस में बात कर लीजिए ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि ग्रुप में बैठे हुए हैं, टीम्स में बैठे हुए, तो आप लोग आपस में टीम में बात कर लिए, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ लीजिए एक दूसरे से, क्योंकि बच्चे टीचर से पूछने में घबराते हैं, लेकिन अपने आपस में अपने साथियों से पूछने में वो इतना नहीं घबराते। तो इसलिए जो जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ लें, एक दूसरे को जवाब दें, क्या समझ में नहीं आया उस पर बात करें, और उसके बाद फिर टीचर आगे बढ़ता है और फिर एंड में जाकर वो पूरा समझने की कोशिश करता है कि पूरे ग्रुप ने कितना सीखा। एक और स्ट्रैटेजी है नंबर्ड हेड। इसमें जो भी ग्रुप्स बनाए हैं आपने, 4 बच्चे या 5 बच्चों ही के बनाते हैं, तो हर ग्रुप मेंबर को एक नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 बच्चों का ग्रुप है, 4 बच्चों की टीम है, तो 1 2 3 4 4 बच्चों की टीम्स हैं, तो हर ग्रुप में नंबर दे दी जाए 1 2 3 4। उसके बाद जो कुछ भी पढ़ाया गया, जिसके ऊपर भी बात हुई, क्वेश्चंस पूछे गए, तो जब क्वेश्चन पूछे गए तो बच्चों को ग्रुप आपस में उन्होंने डिस्कस कर लिया, आपस में समझ लिया, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, और उसके बाद जब टीचर जो है कोई भी एक नंबर बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला 2, तो हर ग्रुप का 2 नंबर का बच्चा जो है वो जवाब देगा। टीचर बोला 1, हर ग्रुप का 1 नंबर का जो बच्चा है वो जवाब देगा। 4, तो 4 वाला बच्चा जवाब देगा। तो इसलिए टीचर कोई भी नंबर बोल सकता है, तो उस ग्रुप के उस नंबर वाले बच्चे को जवाब देना। तो जवाब के लिए कोई भी बच्चे को खड़ा हो सकता है, और उस जवाब की बेसिस पर पूरे ग्रुप को का असेसमेंट होता है उसके ऊपर बात। तो इसलिए हर बच्चा ये चाहता है कि उसके ग्रुप की वो अच्छी हो। तो जिस बच्चे को बात समझ में आ जाती है ग्रुप में, वो जिसको नहीं समझ में आ रही होती है उसको भी समझाता है। तो एक दूसरे की एक कोऑपरेटिव तरीके से एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। एक और स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, 3 स्टेप रिव्यू, 3 स्टेप इंटरव्यू। इसमें क्या है कि जो बच्चे जो हैं टीम के अंदर, वो टीम के अंदर ही अपना अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं, और पार्टनर से एक
बच्चा जो है अपने पार्टनर से, दूसरे वाले पार्टनर से कुछ इंटरव्यू करता है, कुछ सवाल पूछता है, जो भी कॉन्सेप्ट बात चल रही है, जिसके ऊपर भी पढ़ाई हो रही है। फिर पहले स्टेप में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, दूसरे स्टेप में फिर वो रोल है वो रिवर्स हो जाता है, दूसरा बच्चा पहले बच्चे से बात करता है, और फिर फाइनल स्टेप में जो भी उन दोनों बच्चों ने बात की होगी वो अपने ग्रुप मेंबर से को बताएंगे, और फिर पूरी स्कूल जो क्लास की जो बाकी टीम्स हैं उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे। एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम कहते हैं जिक्सॉ पजल आप जानते हैं, है ना। तो इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स अगर कोई टॉपिक है तो उसके जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, तो हर बच्चे को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है या आपको समझना है, ये वाला पार्ट आपको समझना है, और इस तरह से हर ग्रुप में हो जाते हैं। तो फिर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, उन पार्ट्स के हिसाब से जिन जिन बच्चों को मिला होता है वो आपस में जाकर बात करते हैं एज ए एक्सपर्ट्स। वो लोग अपने सेम पार्ट के एक्सपर्ट की तरह से वो लोग एक ग्रुप में मिलते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और एक तरह से उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टॉपिक के वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, और एक्सपर्ट बनकर फिर वो अपने ग्रुप में वापस आते हैं और अपने बाकी साथियों को हर हिस्सा अलग अलग, जो लोग बच्चे सीख कर आए हैं वो अलग अलग बच्चा स्पेसिफिक पार्ट बताता है, तो इस तरह से मिलकर पूरा एक होल बन जाता है। तो जैसा पजल्स आपस में मिलकर एक होल बनाते हैं, इसी तरह यहाँ स्पेसिफिक एरियाज में जो समझ कर आए वो आपस में डिस्कस किया और आकर एक दूसरे को बताया, तो इस तरह से कंप्लीट होल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और फिर पूरी टीम मेंबर्स के साथ एक क्विज की तरह क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि उनका असेसमेंट किया जा सके। एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम कहते हैं स्टैड, स्ट्रेंथ्स, टीम्स, अचीवमेंट, डिवीजन। इसके अंदर क्या है कि इसमें जो 4-5 मेंबर्स टीम के हैं, जो जिनकी डिफरेंट एकेडमिक एबिलिटीज़ हैं, उनको शुरू में टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है और वो अपने हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे को अच्छे से समझाते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ताकि पूरे ग्रुप का हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो पहुंच जाए। और फिर स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है, उनका ग्रुप का असेसमेंट होता है, बच्चों का असेसमेंट, और इंडिविजुअली टीम को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिग्री दी जाती है कि किसने ज़्यादा अच्छा किया। तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपनी क्लास के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव में। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है अंडर सर्टेन कंडीशंस हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, देन कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स के मुकाबले में, क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसको हम इसको एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि ग्रुप का हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग के लिए, उसको समझने के लिए, तो इसलिए बच्चे एक तरह से पॉजिटिव एक दूसरे, ईच ग्रुप मेंबर जो है वो एफर्ट करता है, रिक्वायर करता है, तो इसलिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंस आ जाती है, इंटरडिपेंडेंस आ जाती है उनके अंदर, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ईच ग्रुप मेंबर का क्योंकि यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है जॉइंट एफर्ट के अंदर, तो इसलिए हर बच्चे की जो टास्क है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, तो इसलिए एक जॉइंट एफर्ट होता है वो, इस तरह से एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस आ जाती है बच्चों के अंदर। दूसरा जो इसका एलिमेंट है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन, प्रोमोट ईच अदर सक्सेस, क्योंकि हर बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए एक दूसरे की सक्सेस को भी हम प्रमोट करते हैं इसके अंदर, और फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो यानी कि ओरली एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे को हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर टीचिंग वंस नॉलेज टू अदर, एक ने सीख लिया तो दूसरे को समझा रहा है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स बीइंग लर्न, उसके ऊपर बात हो रही है, और पहले हमने क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहा है, प्रेजेंट एंड पास्ट लर्निंग को हम इसमें बच्चे जो है वो कनेक्ट करते चलते हैं।
तो इसलिए फेस टू फेस एक इंटरेक्शन होता है, आपस में डिस्कशन होता है, एक दूसरे की बात को समझते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ये मिसकॉन्सेप्शन बनता है तो उसको भी दूर किया जाता है आपस में बात कर कर, क्वेश्चंस कर कर, डिस्कशन कर कर। और साथ में साथ एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसका ये है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी के हर बच्चा अकाउंटेबल है इसमें, अपने लिए भी और अपने ग्रुप के, क्योंकि जो असेसमेंट होता है ग्रुप के ऊपर, पूरे ग्रुप का होता है, तो बच्चा हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी लर्निंग के लिए भी अकाउंटेबल है और पूरे ग्रुप के लिए भी अकाउंटेबल है। तो इस तरह से ये इसके कुछ फेसेस एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। फीचर्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी है और ये कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी को एडवोकेट करती है, उसके साथ देती है, ताकि फॉर द बेटर टीचिंग लर्निंग आउटकम्स बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट देयर ओन कंस्ट्रक्ट। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव भी ये कहता है कि इस तरह आप एक ऐसी सिचुएशन बनाइए जहाँ पर बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें। सेम चीज़ कोऑपरेटिव लर्निंग भी कह रही है, वहाँ हेल्प कर रही है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी को ये एडवोकेट करती है। और यहाँ टीचर का रोल चेंज हो जाता है, यहाँ टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर काम करता है ना। और इट एडवोकेट्स एन इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पूरा, क्योंकि आपस में बात करें, एक दूसरे से को समझाएं, तो एक इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाता है। तो टीचर का जो रोल है वो एज ए फैसिलिटेटर है और वो एडवोकेट करता है एक इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को, बजाय इसके कि वो खाली लेक्चर दे। टीचर का काम खाली नॉलेज ट्रांसफ़र करना नहीं है बल्कि नॉलेज को क्रिएट कराना है, तो वो एज ए फैसिलिटेटर काम करता है यहाँ, तो इसका रोल ही बदल जाता है। तो यहाँ टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्निंग की वो शिफ्ट हो जाती है स्टूडेंट्स पे। अदरवाइज हम कहते हैं टीचर रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए, लेकिन उसमें जो लर्निंग है वो शिफ्ट हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो रही है स्टूडेंट्स की तरफ। और साथ साथ इट बिलीव्स इन रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ टीचर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेक्चरर, एक्सपर्ट और रिपोजिटरी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। साथ ही सोशल लर्निंग को एम्फसाइज करती है बाय अज्यूमिंग दैट लर्निंग टास्क plays better in a social situation and group environment rather than individual in isolation. It assumes that children learn better in non-competitive, anxiety-free cooperative environment than in a competitive, stressful environment available in the traditional classroom situation. It believes that children learn better in a cooperative way from one another on account of their proximity, equality, interdependence, and rapport existing among them, instead of the learning thrust upon them by some outside agency, including teachers. It also believes that students' achievement and performance may be evaluated better in terms of group achievement in the less threatening group situation rather than competition and more threatening individualistic situation. This is all about cooperative learning. Thank you very much. Good day.